इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग अपनी फील्ड में बिल्कुल टॉप पर पहुंचते हैं, उत्कृष्टता की उन ऊंचाइयों को छूते हैं, उनका रास्ता कैसा होता है? आज हम महत्वाकांक्षा की गहरी भावनात्मक सच्चाइयों को मनोवैज्ञानिक रिसर्च के ठोस विज्ञान के साथ जोड़कर देखने वाले हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस विषय की गहराई में उतरने के लिए मानस माद्रेचा की एक बहुत ही खूबसूरत हिंदी कविता की इन शक्तिशाली पंक्तियों से शुरुआत करते हैं। रह जाओ फिर तन्हा राही, तो भी ना हो आर्द्र नयन। ये लाइनें महानता की ओर जाने वाले उस अकेले रास्ते के इमोशनल चैलेंज को बिल्कुल सही तरीके से फ्रेम करती हैं। जब कोई कुछ बहुत बड़ा हासिल करने निकलता है तो वो सफ़र अक्सर एकांत से भरा होता है, और ये हमें उस गहरे, एकदम शांत और विचारशील माहौल की एक झलक देता है जिसमें अत्यधिक महत्वाकांक्षी लोग अक्सर खुद को पाते हैं। ये एक ऐसा सफ़र है जहां बाहरी दुनिया के शोर-शराबे से ज़्यादा अपने खुद के विचारों की गहराई मायने रखने लगती है। भाग 1, बुद्धिमत्ता और अकेलेपन का एक अनोखा विरोधाभास। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, क्या लोगों से ज़्यादा मिलने जुलने का मतलब हमेशा ज़्यादा खुशी होता है? हम सभी अक्सर यही मानते हैं कि एक बिजी सोशल लाइफ और ढेर सारे दोस्त ही खुशी की चाबियां, है ना? लेकिन जब हम रिसर्च के डेटा को देखते हैं तो एक बहुत ही चौंकाने वाला एक्सेप्शन सामने आता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ साइकोलॉजी में छपे 15,000 युवाओं के एक बड़े अध्ययन का डेटा कुछ बहुत ही दिलचस्प बात कहता है। देखिए, जहां ज्यादातर लोग लगातार लोगों से मिलने जुलने से खुश होते हैं, वहीं अत्यधिक बुद्धिमान या हाई इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति वास्तव में अधिक मेलजोल के साथ अपनी लाइफ में कम संतुष्टि रिपोर्ट करते हैं। मतलब उनके लिए खुशी का पैमाना कुछ और ही होता है। इस अजीब सी लगने वाली बात को हम खुशी के सवाना सिद्धांत या सवाना थ्योरी ऑफ हैप्पीनेस से आसानी से समझ सकते हैं। ये थ्योरी बताती है कि इंसानों ने सदियों से छोटे समुदायों में रहने और बातचीत करने के लिए अपना विकास किया है, लेकिन कुछ लोगों का दिमाग जटिल और मुश्किल समस्याओं को सुलझाने के लिए इस तरह से वायर्ड होता है कि वो इन पुरानी सोशल आदतों से खुद को अलग कर लेते हैं। उनके लिए गपशप या आम बातचीत सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन बन जाती है। भाग 2, सामाजिक तालमेल और जुड़ाव की चुनौती। 2021 की एक न्यूरो इमेजिंग स्टडी हमें बताती है कि अकेले महसूस करने वाले लोग सामाजिक संकेतों को बहुत अलग तरह से प्रोसेस करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा एनालिटिकल या विश्लेषणात्मक होते हैं, वे बातचीत में गहराई और सूक्ष्मता पसंद करते हैं। उन्हें सतही बातों से निराशा होती है, और इस वजह से भीड़ का हिस्सा बनने के लिए उन्हें एक थका देने वाला सहारा लेना पड़ता है, जिसे हम सोशल कैमोफ्लेजिंग या सामाजिक छालावरण कह सकते हैं। यानी वो जो असल में है उसे छिपाकर लोगों के सामने कुछ और दिखना। और यहीं से ट्रिगर होती है एक बहुत ही गहरी फीलिंग जिसे अस्तित्वगत अलगाव या एग्जिस्टेंशियल आइसोलेशन कहते हैं। ये वो चुभने वाला एहसास है कि आपके अंदर की असली दुनिया, आपके असली विचार किसी और की समझ से बिल्कुल बाहर है। कोई आपको सच में समझ ही नहीं सकता। यही कारण है कि ऐसे लोग एक भरी हुई महफिल में भी खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करते हैं। भाग 3, असाधारण उपलब्धि के चरण। अब जब हम इस अलगाव को समझ गए हैं तो मनोवैज्ञानिक शोध हमें एक प्रॉपर रोड मैप देता है। ये रोड मैप बताता है कि इस मनोवैज्ञानिक एकांत को, इस अकेलेपन को एक ऐसी असाधारण और दुनिया को बदलने वाली उपलब्धि में कैसे बदला जाए। इसके 4 प्रैक्टिकल चरण हैं। सफ़र की शुरुआत होती है एक ऐसे डोमेन या क्षेत्र को चुनने से जिसमें आपकी सच्ची दिलचस्पी हो और जो आपकी नेचुरल काबिलियत के साथ पूरी तरह से मैच करता हो। ये कदम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यही आपके पूरे सफ़र में आपके लिए एक कंपस की तरह काम करेगा। बाहरी दुनिया की तालियों के लिए नहीं, बल्कि काम के प्रति आपके सच्चे और गहरे लगाव के लिए। दूसरा कदम है सीमा की प्राप्ति, यानी उस फील्ड की एकदम आखिरी लिमिट तक पहुंचना। इसके लिए चाहिए बहुत ही टफ प्रैक्टिस और पुराने दिग्गजों के ज्ञान को पूरी तरह घोलकर पी जाना। आपको बता दूं, इस प्रोसेस में कभी-कभी 10 साल तक का एकदम फोकस्ड और एकांत भरा समय लग सकता है। ये सच में एक अविश्वसनीय समर्पण मांगता है। अब जब आप उस ज्ञान की आखिरी सीमा पर पहुंच गए हैं तो अगला काम है गैप्स को पहचानना। आपको सक्रिय रूप से उन कीमती और अनसुलझी प्रॉब्लम्स को खोजना होगा जिन पर बाकी दुनिया का ध्यान नहीं गया है। जो चीज़ें आम लोगों से छूट गई हैं या जो विसंगतियां हैं, उनके प्रति जो आपका नेचुरल खिंचाव होगा, वही आपको नई खोजों की तरफ ले जाएगा। इस चरण में आकर गेम पूरी तरह बदल जाता है।
यहाँ आपको सिर्फ सीखी हुई चीजों को बार बार दोहराना नहीं है, बल्कि सक्रिय समस्या अन्वेषण करना है, यानी नए सवालों से भिड़ना है। इस रास्ते पर बार बार फेल होना तय है, लेकिन ये विफलताएं कोई अंत नहीं है। ये तो उन अनजान रास्तों का नक्शा बनाने के लिए आपके सबसे जरूरी टूल्स हैं। भाग 4, इस यात्रा को बनाए रखना। किसी भी बड़ी खोज या ब्रेक थ्रू के लिए, 1 दशक से भी लंबी इस यात्रा में टिके रहने के लिए रिसर्च 3 बहुत ही जरूरी शर्तें बताती है। एक मजबूत मनोवैज्ञानिक ढाल के बिना इस लंबे और अकेले रास्ते पर सर्वाइव करना लगभग नामुमकिन है। ये 3 चीजें हैं: जिज्ञासा, सच्चाई और मनोबल। इसमें जो सच्चाई या ऑनेस्टनेस वाला पॉइंट है वो सच में बहुत दिलचस्प है। इसके लिए आपको बौद्धिक रूप से पूरी तरह ईमानदार होना पड़ता है और सच की तलाश में सीधा साधा या गैर आधुनिक दिखने का रिस्क भी उठाना पड़ता है। ये भीड़ के उस सुरक्षित व्यंग्यात्मक दिखावे से बिल्कुल अलग है, जहां लोग बस होशियार और कूल दिखने की कोशिश करते हैं। यहाँ फोकस सिर्फ और सिर्फ सच्चाई खोजने पर होता है। और हाँ, ऊर्जा को बचाकर रखना भी उतना ही अहम है। इस मुश्किल रास्ते पर डटे रहने के लिए अपनी जिज्ञासा को दुनिया के नेगेटिव और निराशाजनक माहौल से बचाना पड़ता है। आपको रणनीतिक रूप से जानबूझकर खुद को काम से ब्रेक देना होता है। अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखकर और अपने काम के असली मकसद से जुड़े रहकर ही आप उस भयानक थकावट से बच सकते हैं। और अंत में भाग 5, एकांत का विरोधाभास। यहाँ हमें एक बहुत बड़ा फर्क समझना होगा, जो इस पूरे विश्लेषण का सबसे अहम सबक है। अकेलेपन की उस दर्दनाक फीलिंग में और किसी गहरी रचनात्मकता के लिए जानबूझकर चुने गए एकांत में जमीन आसमान का अंतर है। अकेलापन आपको अंदर से खाली करता है, जबकि इंटेंशनल सॉलिट्यूड या जानबूझकर चुना गया एकांत आपको रिस्टोर करता है और महान विचारों को जन्म देने की जगह देता है। तो अंत में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाता है: क्या आप कुछ असाधारण हासिल करने के लिए इस एकांत भरे लेकिन महान रास्ते को चुनेंगे, या फिर भीड़ का हिस्सा बनकर एक आसान और सुविधाजनक जिंदगी जीना पसंद करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सच्चे बौद्धिक संतोष के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। सोचने वाली बात है ना?